हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम जौहर। मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में हम लोग अपना पैथोलॉजी लैब कैसे खोलें, उसका बजट क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और अपना लैब का परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं, वो भी बात करेंगे। तो मेरे साथ है आज नीरज कुमार महतो, जो कि इनका खुद का लैब है। तो ये आज हम लोग को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि लैब के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो नीरज जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबको जोहार, नमस्कार। तो मैं रांची झारखंड से। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अगर लैब खोलना चाह रहे हैं, नई लैब ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो लैब का शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, किससे अप्रूव लेना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे करना है, और उस लैब को खोलने के लिए कितना बजट आएगा, ये सब चीज के बारे में बताते हैं। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगी स्टार्टिंग में, उसको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लैब खोलने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। जगह चाहिए, उसमें सारा, और जगह जो होना चाहिए, अल्वेस्टर जो होता है उस तरह का घर नहीं होना चाहिए। मतलब कि छत छत जो घर रूफ होना चाहिए, होता है जो ना। उसका रूफ है वो छत का होना चाहिए, ताकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो खराब ना हो। और एसी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एसी होना चाहिए रूम में, और ठंडी होना चाहिए, ठंडा वातावरण में ही रूम को पूरा रखना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। तो अच्छा आपको नीरज जी, डॉक्यूमेंटेशन से पहले एक चीज, बहुत सारा सब्सक्राइबर का ये कहना था कि लैब जो हम अपना डालेंगे वो डालने का जगह कहाँ पे होगा। जैसे कोई हो गया कि कोई ब्लॉक लेवल पे डालना चाहता है, कोई स्टेट लेवल पे डालना चाहता है, तो मतलब जगह कैसे चूज करें और अच्छा जगह कैसे चूज जैसे करें। देखिए, जगह आपको वैसे जगह चूज करना है जहां पे आप पॉपुलेशन ज्यादा हो, उस हाँ। जगह पे, और अदर्स का लेब नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं हो, छोटा छोटा क्लिनिक है बट लेब नहीं है। और हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जहाँ की चार्जेस यानी कि लेब चार्जेस ज्यादा होती है, वैसे जगह पे खोलना जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ लोग लोग आना जाना करते हैं। सिटी में भी खोल सकते हैं, और एक रूरल यानी कि सेमी रूरल क्षेत्र होता है, उस जगह पे अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं अभी के समय में, ताकि वो आने वाले एक दो साल में जो आप जहां खोले हैं लेब, उस जगह पे डेवलप होगा, तो आपका लेब चलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। और आप जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्ट कीजिए वहां के लोगों से, उस आसपास के लोगों से इंटरेक्ट रहिए, कनेक्ट रहिए, तो ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे होता है, कोई लैब खोलना चाहता है, ठीक है, अगर खोलना चाहता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। डॉक्यूमेंटेशन से पहले तो आपको सबसे पहले लैब खोलने के लिए आपको एक पैथोलॉजिस्ट चाहिए। वैसे पैथोलॉजिस्ट चाहिए, पैथोलॉजिस्ट का ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर हाँ होता है हाँ। उसके थ्रू आप लैब खोल सकते हैं। तो आप एक पैथोलॉजिस्ट चाहिए लैब खोलने के लिए, और जो टेक्नीशियन है उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो कि अपने स्टेट से अप्रूवल होना चाहिए, या आपको उस जहां से भी किए अपने स्टेट से अप्रूव होना चाहिए, काउंसिल के। पैरामेडिकल जो अपना काउंसिल होता है अपने स्टेट के, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका होना चाहिए। उसके बाद आप जो पैथोलॉजिस्ट कर रहे हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन से ही लैब खुलता है। आप काम, टेक्नीशियन जो है काम करता है, और जो पैथोलॉजिस्ट है वो वेरिफिकेशन करता है आपका रिपोर्ट्स का, चेक करता है कि टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, कैलिब्रेशन वगैरह है कि नहीं, ये सब चेक करता है, आपका टेस्ट है कि नहीं, सही से हो रहा है नहीं, ये सब चाहिए। तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, जहां काउंसिल से कि हमने लैब खोल रहा है, उस जगह का भी लोकेशन भी डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है पत्र कि लेटर लिखना पड़ता है, मतलब बॉन्ड पेपर टाइप का बनता बॉन्ड है। पेपर टाइप का भी बनता है, और एक लेटर लिखना पड़ता है कि हमने जिस जगह पे खोल रहा है उस जगह का लोकेशन देना है, और उस लोकेशन के आगे किसका दुकान है, उस लोकेशन के मेरा दुकान खोल रहे हैं, उस दुकान के बगल में किसका दुकान है, कैसा घर है, कौन सा बिल्डिंग है, उस जगह का पूरा चारों ओर का लोकेशन देना पड़ता है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट को पता हो कि उस जगह पे आप अपना लैब सेटअप कर रहे हैं। तो आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, विद लाइसेंस तभी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको सबमिट करना होगा आपका अपना, जो बताएं कि पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो। उसके बाद जो पैथोलॉजिस्ट है वो, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सबमिट करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है कि आप लैब एक खोल सकते हैं। उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होगा कि जहां पर आप लैब खोल रहे हैं उस लैब का सही से है कि नहीं, मतलब जितना लैब खोलना चाहिए, जो उस जगह को निरीक्षण करेगा, देखेगा कि हाँ इसमें लैब चलना चाहिए नहीं, चलना उस चाहिए। और ये भी होता है कि जो जगह है वो लैब खोलने लायक है या नहीं। हाँ ये भी देखा जाता है। उसके बाद लास्ट आपको ये भी है कि वेस्ट मैनेजमेंट से भी
आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने जो वेस्ट होगा उसके उसके लिए हम कहाँ डिस्कार्ड करना है, उसके लिए भी जो वेस्ट होगा हमारा लैब से उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए कि हमने जो वेस्ट होगा हमारा लैब से तो उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है। उसको रेन्यू करना पड़ता है 6 महीना में, साल भर का हर एक साल रेन्यू करवाना पड़ता है। तो ये चीज मतलब ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव लेना पड़ता है, स्टेट से लेना पड़ता है, तो आप एक लैब खोल सकते हैं। तो कोई आदमी सेटअप करना चाहता है तो वो कंबाइन करेगा या एक ही में रखेगा, कौन सा बेस्ट होता है? अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं नीचे लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग आपके पास कुछ नहीं है, तो आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड लैब भी चला सकते हैं। देखिए बेस्ट तो अलग अलग होता है, पार्टीशन में रहता है तो वो बेस्ट है, लेकिन आपके पास अपने आपके बजट के हिसाब से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप कंबाइंड लैब चला सकते हैं। एक साथ में पैथोलॉजी भी चला सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी और माइक्रोबायोलॉजी भी, एक साथ तीनों लैब एक ही रूम के अंदर कर सकते हैं। मतलब जो अलग अलग होता है वो बेस्ट होता है ना? हाँ बेस्ट होता है, लेकिन आपके पास लो बजट है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए है। अच्छा, स्टार्टिंग कितना से कर सकते हैं? मेरे को अगर पैथोलॉजी खोलना है अपना तो स्टार्टिंग कितना से कर सकते हैं, कितना? अगर आपको खाली पैथोलॉजी खोलना है तो स्टार्टअप आपको बजट कम से कम होना ही चाहिए, तो मिनिमम यानी कि मिनिमम चाहिए आपको कम से कम 5 लाख, 5-6 लाख चाहिए। 5-6 लाख में हो जाएगा? मिनिमम चाहिए। कहा है कि आपको जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बायोकेमिस्ट्री मशीन एनालाइजर्स आते हैं, वो तो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, किस्त बाय किस्त आपको पैसा देना होता है, एक ही बार नहीं देना होता है। वो आपको प्रोवाइड करेगी मशीन, आपको केवल रिएजेंट के अमाउंट लगते हैं, रिएजेंट के पैसे लगते हैं, मशीन के पैसे नहीं लगते हैं स्टार्टिंग में। और जब बड़े एनालाइजर लेते हैं, जैसे कि बहुत बड़े एनालाइजर बायोकेमिस्ट्री लेते हैं, उसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन आप छोटे लैब से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटेड जो मशीनें होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कहा है कि आपके पास नंबर ऑफ सैंपल कम रहते हैं तो आप उसमें ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो मिनिमम चाहिए आपको 5 से 6 लाख ही चाहिए। मतलब 5-6 लाख में हम लोग जो स्टार्टिंग नीचे लेवल का स्टार्टिंग हाँ होता है वो वो स्टार्टअप कर सकता है। उसमें से आपको जो सेमी ऑटोमेटेड जो मशीन है बायोकेमिस्ट्री का, वो आ सकता है सेमी। उसके बाद आप उसकी जगह फिर एक सीबीसी ले सकते हैं, सीबीसी जो मशीन है वो आ सकता है। उसके बाद अगर आप माइक्रो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बजट फिर ऊपर चल जाएगा, माइक्रो का सेटअप लगाना होगा, लैमिनार लगाना होगा, तो इसके लिए आपको फिर मीडिया बनाना होगा, मीडिया खरीद के लाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जैसे जैसे आपके पास सैंपल्स आएंगे, अगर आपके पास माइक्रो के सैंपल ज्यादा आ रहे हैं, कल्चर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप माइक्रो सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर भेज सकते हैं। जैसे जैसे आपका डेवलप होते जाएगा, जैसे जैसे आपके पास केस आएगा, उस हिसाब से आप अपना लैब को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ाते जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया तो आपका बजट हो गया, ठीक है। मैंने लैब खोल लिया, 5 से 6 लाख लगा दिया, तो अब मैं अपना लैब का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंक्रीज करूंगा? सबसे पहले जो आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए, कनेक्ट रहिए, ताकि वो आपको हेल्प करे, चाहे कुछ भी हो, आपको समस्या हो तो वो आपको लोकल लोग जो वहाँ के हैं, आसपास के लोग, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। ये चीज हो सकता है। आप जो पेशेंट्स को दे रहे हैं, वो आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं ऑथेंटिक रिपोर्ट दीजिए, रिलीजेबल रिपोर्ट दीजिए, कि आपके जो पैथोलॉजिस्ट है उसके थ्रू आप प्रोवाइड कीजिए पेशेंट को रिजल्ट, जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट, आप पैथोलॉजिस्ट का साइन है उसमें स्टाम्प मोहर के साथ उसको प्रोवाइड कीजिए। और जो टेस्ट का है उसको अच्छे तरह से क्यूसी पास होना चाहिए आपके मशीन का। इस तरह से आप जो क्या बोले, सीधा सीधा बोले तो आपको जो रिलीजेबल होता है, वैल्यूएबल रिपोर्ट होता है, ऑथेंटिक रिपोर्ट होता है, आप पेशेंट को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ केस बढ़ेंगे तो आपके पास सैंपल्स भी ज्यादा आएंगे। आप रिपोर्ट अच्छे करेंगे तो आपके पास का जो पेशेंट है उसकी विश्वसनीयता आपके प्रति बढ़ेगा, कि वहां का जो रिपोर्ट है, उस लैब का रिपोर्ट है, जो भी आपका लैब का नाम है, उस नाम से आपको जानेंगे कि उस जगह का लैब है जहां वो ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, सही रिपोर्ट देता है। इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, जो रिपोर्ट का जो टेट है, वो टेट को आप मेंटेन करके रखिए। जैसे कि बहुत सारे लैब होता है, सैंपल आज कलेक्शन किया, आज टेस्ट के लिए लाया गया लैब में, और उसको रिपोर्ट मिलता है एक दिन बाद। इस तरह से जो आपका परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ा सकता है। तो आजकल का पेशेंट को क्या है, पेशेंट को जल्दी रिपोर्ट चाहिए होता है, जल्दी रिपोर्ट चाहिए होता है, इतना भी जल्दी नहीं कि हम बिना टेस्ट किए रिपोर्ट दे दें। इतना डेट मेंटेन करके रखिए, आपको इतना टेक्नीशियंस को ऐसे एक्टिव रखिए कि वो टेस्ट जल्दी परफॉर्म करें, ना कि एक टेस्ट आ रहा है तो उसको हम लगा के रख दिए, उसके बाद रिपोर्ट कल सेंड कर रहे हैं।
आप टेट मेंटेन कीजिएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक आदमी आएगा, पेशेंट आएगा, नंबर ऑफ केस आएगा। काहे कि आदमी को जल्दी रिपोर्ट चाहिए होता है। टेट रखिए 2 घंटा, 1 घंटा में रिपोर्ट चाहिए, 1.5 घंटा में रिपोर्ट चाहिए। इस तरह से आप रिपोर्ट को अपना टेट मेंटेन करते हैं तो आपके पास जो लैब का है वो वैल्यू बढ़ता है और ये अपग्रेड होता है, आपको लैब को जाना जाता है आगे तक। जैसे कि आपने बताया, उससे हमको ये समझ में आया कि जो हमारा जो सब कुछ है हमको एक्यूरेट देना पड़ेगा। जैसे एक्यूरेट देना पड़ेगा। सैंपल लिए रिजल्ट दे रहे हैं, उसके पहले का भी जितना प्रोसीजर है सब कुछ एक्यूरेट करना पड़ेगा। हाँ, और स्टार्टिंग में तो आपको NABL नहीं मिलेगा। हाँ। NABL नहीं मिलेगा आपको। NABL लेने के लिए आपके पास जो NABL पैथोलॉजी में NABL लेने के लिए आपके पास अलग अलग केबिन होना चाहिए। माइक्रो का अलग रूम होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री का अलग रूम होना चाहिए और पैथोलॉजी का अलग रूम होना चाहिए। एक ही साथ में अलग अलग होना चाहिए, उस तब आपको NABL मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता। आप अपना रोज का QC मेंटेन कर रहे हैं, क्लीनिंग मेंटेन कर रहे हैं और कैलिब्रेट कर रहे हैं अपने मशीन को, QC लगातार पास हो रहा है और तो QC पास हो रहा है तो आपको NABL लैब के थ्रू भी आपको अप्रूवल मिल सकता है। और अपना जो NABL आपका लैब अगर अप्रूव हो जाता है तो पेशेंट का जो विश्वास है वो आपके लैब के प्रति और अपग्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है, आप NABL रिपोर्ट करते हैं तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारी जानकारी दी। और कुछ जो भी कमेंट आएगा उसका मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना। लैब के रिलेटेड जो सारी समस्याएं आती है आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कीजिए, हम उस रिगार्डिंग में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा जो लैब का फील्ड है वो आगे बढ़े और आप लोग काम करें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और लैब में करियर बनाएं। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कुछ नया टॉपिक को लेकर। आपका वीडियो आपके कमेंट सेक्शन में जिस तरह से आप कमेंट करते हैं वही हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस तरह का वीडियो चाहिए आपको, कैसा कहाँ समझ में नहीं आ रहा, उस तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त या फ्रेंड या कोई भी लैब खोलना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए।